नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय कोई अगर सबसे बड़ी चर्चा हो रही है, तो वो चर्चा है इज़राइल और फ़िलिस्तीन की वॉर की। और वॉर भी ऐसा है एकदम फ़िल्मी स्टाइल में। बड़ी बात ये है कि किन्हीं चूक कहिए या फ्लॉस कहिए, इज़राइल इस हमले से हक्का-बक्का रह गया है। शायद से उसे उम्मीद नहीं होगी। अब वहाँ दे दनादन गोलीबारी हो रही है और इज़राइल और फ़लस्तीन के आतंकी संगठन हमास के बीच जंग में अब तक 700 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है और शनिवार को ये सब शुरू हुआ था और अचानक हुए हमले में अब इज़राइल के 313 लोग जान गंवा चुके हैं। ये फिगर इससे भी ज़्यादा बड़ी हो सकती है। एक और बात, इज़राइल की ओर से पलटवार में गाज़ा पट्टी पे करीब 350 मौतों की बात सामने आ रही है। हर देश में इस जंग को अपने हिसाब से डिफाइन किया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इज़राइल को अपना साथ, अपना सपोर्ट, उनके साथ खड़े होने की बात कही है। बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जो इज़राइल को गलत ठहरा रहे हैं। अब कतर को ही ले लीजिए, और भी कई सारे देश हैं जो उसको गलत ठहरा रहे हैं। अब ये लड़ाई एक तरह से लड़ाई नहीं है, उनकी एक तरह से पिटाई हो रही है और कुछ एक्सपर्टीज़ इस युद्ध को तीसरे इंतिफादा की शुरुआत के रूप में डिफाइन कर रहे हैं। इंतिफादा मीन्स ये एक अरबी शब्द है, जिसको कहते हैं शेक ऑफ, पूरा हिला के रख देना। हिंदी में अगर इसे कहें तो इसका मतलब हुआ कि पूरा मतलब सब कुछ हिला दिया एक तरह से। आज इसी पे बात करते हैं कि अचानक से ये युद्ध शुरू हुआ और अब इसके जो प्रभाव दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही गंभीर प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। जानते हैं मेरे आज के बहुत ही ख़ास मेहमान और आपके जाने-पहचाने डॉक्टर अविनाश सिंह जी से। डॉक्टर अविनाश सिंह, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। नमस्कार। नमस्कार मैम, सभी दर्शकों को, आपको भी। आप ये सब चीज़ें देख रहे हैं और आपने इस पे वीडियो भी बनाए हैं। आप किस तरीके से इस पूरे युद्ध को, इस लड़ाई को किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं? देखिए मैम, सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि ये लड़ाई है किस चीज की, मतलब ये हो क्यों रही है, और ये आज से नहीं हो रही है। हाँ। ये लड़ाई कम से कम आप मान करके चल सकते हैं कि 2,500-3,000 सालों से चल रही है। जी। और 1948 में जब हिटलर वाला सब कुछ हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, फिर जब इजराइल बना प्रॉपर तरीके से, तब जी। भी हुआ था। जी। उसके बाद से इसको यहूदी बनाम इस्लाम बना दिया गया, या जी। इजराइल बनाम रेस्ट अरब वर्ल्ड बना दिया गया इस लड़ाई को। जी। लेकिन सबसे पहले ये तो जाने कि है ये लड़ाई किसकी। जी। देखिए, सबसे पुराना जो अब्राहमिक रिलीजन है, अब्राहमिक रिलीजन में से यहूदी सबसे पुराना है, उसके बाद जी। ईसाई है, उसके बाद इस्लाम है। ये तीनों इब्राहिमिक है। और सबसे हुँ। बड़ी बात है कि तीनों के पैगंबर कॉमन है। जी। नीचे वाला टॉप वाले सारों को मानता है, उसमें नाम में जी। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। नीचे वाले जी। को ऊपर वाले नहीं मानते। मतलब कि अगर जो ईसाई जितने लोगों को पैगंबर मानते हैं, उन सबको यहूदी नहीं मानते हैं। जी। और यहूदी जितने लोगों को पैगंबर मानते हैं, उनको ईसाई भी अपना पैगंबर मानते हैं, इस्लाम के लोग भी अपना पैगंबर मानते हैं। नाम में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, ठीक है जी। ना। कोई लोग कुछ लोग इसको इब्राहिमिक रिलीजन बोलते हैं, कुछ लोग इसको अब्राहिमिक रिलीजन बोलते हैं, ठीक है। यरूशलेम एक ऐसी जगह है पूरे दुनिया में हुँ, हुँ। जो तीनों ही धर्म के लोगों के लिए, या तीनों ही पंथ के लोगों के लिए पूजनीय है, या आप कह सकते हैं कि पवित्र है, जी। ठीक है। और एक समय था जब यहूदियों को ऊपर हमले करके यूनान के लोगों ने वहां कब्जा कर लिया, तो यहूदियों का जो था स्ट्रक्चर था उसको तोड़ दिया, तब इस्लाम का आविर्भाव नहीं हुआ था। हुँ, हुँ। उसके बाद बीच में ईसाइयों का वहां पे वो हुआ, फिर उनको तोड़ा गया, तो फिर इस्लाम के लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया। ये सब चीजें बहुत दुनिया में बहुत लंबे समय से चल रही थी। अब यहां देखिए, तीन चीजें हैं। एक है अल अक्सा मस्जिद है। दो मस्जिदों का कुरान के अंदर जो जिक्र है, उसमें एक मस्जिद ये भी है, जी। अल अक्सा मस्जिद। जी। मक्का मदीना के बाद इस्लाम के लोगों के लिए ये दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जगह है। वहीं पे जब यहूदी की बात करेंगे, तो यहूदी कहते हैं हम तो शुरू ही यहीं से हुए थे, हाँ। ठीक है। और उनका जो सोलोमन टेम्पल है, उसको
बाद में जो वहां पे आक्रमण हुए यूनान के लोगों द्वारा, उन लोगों ने तोड़ दिया, उसके भी अवशेष हैं आज पे भी। हाँ, एक दीवार सी इसके अलावा पे खड़ी है। एक वेस्टर्न वॉल है। जी वेस्टर्न वॉल ईसाइयों के लिए महत्वपूर्ण है, जी ठीक जी। है। उनका मानना है कि यहीं ईसा मसीह के साथ जाती हुई थी, यहीं से ईसा मसीह स्वर्ग गए थे, वगैरह जो भी चीजें। अब जब तीनों के लिए महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ी बात है कि एक पर्टिकुलर एक एरिया है छोटा सा, उसी एरिया में ये तीनों चीजें हैं, और वहीं पे कब्जे को लेकर के लड़ाई। लेकिन बीच में एक समझौता कराया गया इजराइल के बीच में और बहुत सारे देशों के बीच में, कि जो इजराइल होगा वो अल अक्सा मस्जिद में इजराइल के लोग नहीं घुसेंगे। इजराइल का मतलब है कि यहूदी लोग नहीं घुसेंगे। इजराइल में भी 19% मुस्लिम रहते हैं आज के डेट में भी, वो नहीं घुसेंगे। जी जी। ये समझौता हो गया। लेकिन अक्सर अरब वर्ल्ड के द्वारा यह आरोप लगता रहता है, या फिलिस्तीन के द्वारा यह आरोप लगता रहता है कि अल अक्सा मस्जिद में घुस गए इजराइल के लोग, मतलब यहूदी, ठीक है। तो उसको लेकर के फिर लड़ाई भड़क जाती है। हालांकि ईसाइयों का जो अपना वेस्टर्न वॉल है, या जो यहूदियों का सोलोमन टेम्पल है, उसको लेकर के तो बहुत कुछ नहीं होता, लेकिन इसको लेकर के होता है। तो ये है लड़ाई का मुख्य आधार वहां पे। अब हुआ क्या, देखिए, जो हमास है आज के डेट में, इस हमास को पैदा ही इजराइल ने किया था, जी। ठीक है। बहुत ये टॉपिक ऐसा नहीं है मैम कि ये जैसे लड़ाई टीवी वाले ने 2 मिनट में दिखा दिया कि इसको मार दिया, वो उतने तक की बात है। हमास को पैदा क्यों किया था? जब 1948 से लेकर के कुछ आगामी सालों तक अरब के बहुत सारे देशों ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया, तो इजराइल ने उनका बहुत मुंहतोड़ जवाब दिया पश्चिमी देशों की मदद से। उसके बाद लड़ाई शांत हो गई। लेकिन फिलिस्तीन क्या है? ये पूरा का पूरा इजराइल के क्षेत्र में रहने वाले जो मुसलमान थे, अपने आप को फिलिस्तीनी कहते थे। तो जब इजराइल वहां आया, तो इजराइल इन द सेंस, अब जब यहूदियों को वहां बसाया गया, यहूदी वहां आए, तो क्या हुआ? फिलिस्तीनियों से उन लोगों ने अपने एरिया को खाली कराना शुरू किया, मतलब मुसलमानों से खाली कराना शुरू किया। तो एक समुंदर के किनारे एक एरिया बना, जिसको बोलते हैं आज के डेट में गाजा पट्टी। अक्सर लोग सुनते हैं गाजा पट्टी स्ट्रिप, गाजा पट्टी स्ट्रिप। वो एक पतली सी पट्टी, एक छोटा सा एरिया है, वो समुंदर के किनारे है, ठीक है ना। एक एरिया उसका इजिप्ट से लगता है, और बाकी का उसका एरिया जो है वर्तमान इजराइल से लगता है। उधर चले गए फिलिस्तीनी मुस्लिम, और जो बाकी बचे वो सब चले गए जिसको वेस्ट बैंक बोलते हैं, जो जॉर्डन से लगता है एक तरफ से, और बाकी सारा जो एरिया है वो इजराइल से लगता है। जी। लेकिन अगर आप बहुत सही से मैप अगर देखेंगे, आप देखिए ये वाला जो आप पोर्शन दिखा रही हैं जी, इसको थोड़ा सा और अगर बड़ा करेंगे तो मैं इसको बहुत और बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा। या अगर आपके पास कोई दूसरा मैप होगा तो मैं और बेहतर तरीके से दर्शकों को समझा पाऊंगा। वहां पे एक है डेड सी, डेड सी के बगल में ही ये पूरा वेस्ट बैंक का एरिया है। और जब आप यरूशलेम देखेंगे आप ना, तो यरूशलेम तीन तरफ से वेस्ट बैंक यानी फिलिस्तीनी मुसलमानों से घिरा हुआ एरिया है जी। यरूशलेम और तेल अवीव को लेकर के, राजधानी को लेकर के भी दुनिया में बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहता है। कभी कोई कहता है तेल अवीव है, कोई कहता है यरूशलेम है, ये सब सारी चीजें, ठीक है। यरूशलेम की पॉपुलेशन की अगर आप बात करेंगी, तो यरूशलेम की पॉपुलेशन में ठीक ठाक मात्रा में यहूदी है, ठीक ठाक मात्रा में मुसलमान है, और ठीक ठाक मात्रा में क्रिश्चियन रहते हैं यरूशलेम के अंदर, क्योंकि तीनों की मान्यता वाली जगह है, तो उस हिसाब से। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम यह हुई कि हमास को बनाया अगर इजराइल ने, तो ये इजराइल पे क्यों हमला कर रहा है? बेसिकली जब अरब वर्ल्ड ने इजराइल पे हमला करना बंद कर दिया, जब उनको लगा कि हम इजराइल से नहीं निपट पाएंगे, तो वहां पे लिबरल थॉट्स वाले लोग पैदा हो गए दोनों तरफ, फिलिस्तीन और गाजा पट्टी। मतलब गाजा पट्टी थोड़ा सा अलग लगता है, लेकिन है सब मिला के जो लिबरल, यासिर अराफात वगैरह आपने नाम सुना होगा किसी जमाने में, उनको काउंटर करने के लिए इन लोगों ने विद्रोहियों का एक गुट बनाया जी जी। लेकिन जैसे जैसे वो लिबरल थॉट वाले खत्म हो गए, वैसे ही इन लोगों ने क्या किया कि उसके स्थान को ऑक्युपाई कर लिया, और ये लोग खुद इजराइल के खिलाफ हो गए, क्योंकि वो लोग तब पैसा लेकर के काम करते थे। अब ये पैसा जब अरब वर्ल्ड के पास तेल आया, तेल का पैसा आया, तेल की चीजें आई, तो वो और हो गया। और जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, पैसे का लेन देन, जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ा, बहुत सारी चीजें बढ़ी, तो वो हो गए इनके खिलाफ। जब वो इनके खिलाफ हो गए, तो पीछे से चाहे आप सीरिया ले लीजिए, जॉर्डन ले लीजिए, ईरान ले लीजिए, इराक ले लीजिए, अरब वर्ल्ड ले लीजिए, ये लोग इनको मदद तो करते ही थे।
और ये लोग अपने आप को हमास के पीछे खड़ा कर लिए और हमास को आगे कर दिए। अब हमास जो है उसने हमले करने शुरू किए इजराइल के ऊपर गाए बाएं। फिर उनका अपना एक डिफेंस सिस्टम है जिसके बारे में बहुत चर्चा होती है, वो सब सारी चीजें इजराइल ने लगा करके अपने आप को सिक्योर किया। जी। उनका मोसाद है, एजेंसी है, यहूदी हैं, बहुत लोग इस बात को जानते हैं कि वो बदला जरूर लेते हैं। सब सारी चीजें हैं दुनिया भर में जो प्रचलित है। जी जी। अब जो झगड़ा हो रहा है, ये झगड़ा अब जो लड़ाई अब जो हुई है, ऐसा हमला इजराइल के ऊपर 1948 के बाद पहली बार हुआ है। 1948 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इजराइल पे अचानक हमला हुआ और इतना बड़ा हमला हुआ और इजराइल को इतना नुकसान हुआ एग्जैक्टली इकट्ठा। आपने कभी नहीं देखा होगा कि इजरायली सैनिकों को इस तरीके से न्यूड करके, वहां की महिलाओं को न्यूड करके या इस तरीके की चीजें, उसको घुमाना, इजराइल के अंदर घुमा भी रहे हैं गाड़ी पे। जी जी। ठीक है, ये सब सारी चीजें, मतलब ऐसे ऐसे विभत्स चित्र आए हैं, दृश्य आए हैं, जिसको पूरी दुनिया अगर देखेगी और मानवता के नाम पे अगर आप उसको कहेंगे तो वो एक बहुत ही ज्यादा गलत प्रैक्टिस। इसको लेकर के इजराइल के अंदर मतलब एकदम आप कर दीजिए कि एक तरीके से आग बबूला हो गए, पूरी दुनिया आग बबूला हो गई इस चीज को देखेंगे। ऑब्वियसली लोग मर भी गए। नेपाल के 7-8 लोग बंधक हैं वहां पे, 16-17 लोग घायल हैं। भारत के गए हुए थे वेस्टर्न वॉल के दर्शन करने, भारत से कुछ ईसाई मेघालय के, वो वहां पे फंसे हुए हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं इस तरह। अब दुनिया ठीक उसी सिचुएशन में है। जितना इस्लामिक वर्ल्ड है वो हमास के पीछे आपको नजर आएगा मैक्सिमम। ठीक है, चाहे इस्लामिक देश हो चाहे इस्लामिक लोग, क्योंकि इसको उसी अल-अक्सा मस्जिद की धर्म और उससे जोड़ करके देखा जा रहा है। क्यों देखा जा रहा है? अचानक फिर से ऐसा क्या हो गया? हुआ क्या कि अप्रैल के महीने में एक आरोप लगाया गया अल-अक्सा मस्जिद के अंदर रहने वाले मुसलमानों के द्वारा कि यहां पे फिर से इजरायली सेना के कुछ लोग आए थे और किसी ने बम फेंक दिया यहां पे। हाँ सही कह रहे हैं। ठीक, उसी का बदला ले रहे हैं। इसीलिए आप इस ऑपरेशन को देखेंगे तो अल-अक्सा फ्लड बोला है हमास ने कि ये अल-अक्सा फ्लड है। ठीक है, लेकिन जो तरीका हमास ने अपनाया उस तरीके का समर्थन कोई नहीं कर सकता है। ये इसलिए ये गए हैं फंस। अब देखिए, अमेरिका ने कहा कि हम आपका समर्थन करते हैं, सहयोग करते हैं और हर तरीके से करते हैं। ठीक है, पूरा आप नाटो कंट्री सब निकाल लीजिए, तुर्की को निकाल लीजिए, तुर्की साइलेंस है। तुर्की ने क्या कहा? तुर्की ने कहा कि भाई शांति से बात करो। हाँ, उन्होंने शांति की बात करी है। ठीक है ना। सऊदी ने क्या कहा? दुबई ने क्या कहा? दुबई ने कहा कि भाई दोनों लोग शांति से बात करो, क्योंकि बीच में आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रयास किए जा रहे थे कि ये लोग इजराइल को देश की मान्यता दे दें। ओआईसी के जितने भी सदस्य देश हैं, किसी ने भी आज तक इजराइल को देश की मान्यता नहीं दी। इस बात को भी मतलब ये बात भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें अमेरिका इंटरफेयर कर रहा था, इंटरफेयर करके वो चाह रहा था कि इजराइल को मान्यता दे दें, इनकी दुश्मनी खत्म हो जाए, जो भी है ये सब चीजें इंटरनेशनल मीडिया में सब तार रही। एक तो उसको झटका लगा। अब देखिए यहां पे रसिया भी कुछ नहीं बोला। हाँ, रसिया ने भी यही बात कही कि भाई शांति से निपटा चाहिए, लेकिन ईरान ने कहा कि हम सशस्त्र समर्थन देंगे। उधर ईरान और इजराइल की भी जमती नहीं है, ईरान की अमेरिका से जमती नहीं है। ईरान को बताया जाता है रूस का समर्थक है, ईरान को बताया जाता है चीन का समर्थक है, और ईरान जो शिया बाहुल्य है, अरब वर्ल्ड जो है सुन्नी बाहुल्य है। तो अब जब इस चीज को एक प्लेटफॉर्म पे ला करके देखने की कोशिश करेंगे आप, तो पूरा यूरोपियन देश यानी जितने भी ईसाई बाहुल्य देश हैं वो है इजराइल के साथ, और जितना इस्लामिक लोग हैं वो लोग हैं हमास के साथ। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा पूरे दुनिया पे, ये समझिए। जी, ये बड़ी इसका बात इंपैक्ट ये बहुत महत्वपूर्ण है, और भारत जैसे देश पे भी इसका बड़ा इंपैक्ट होगा अगर ये लड़ाई आगे चलती है तो। देखिए, जब इजराइल जब रूस का और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो उधर सिर्फ एक फूड, वो लोग ग्रेन्स गेहूं वगैरह बहुत ज्यादा उपजाते थे, इसके वजह से दिक्कत थी। वो कोई भी रूट ऐसा नहीं था जो वर्ल्ड सप्लाई ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सके। जी, ऐसा कुछ नहीं था उधर। ठीक है, तब भी पूरी दुनिया में डिस्टरबेंस हुआ। लेकिन ये जिस रूट पे, अब मान लीजिए ईरान अगर समर्थन कर रहा है इजराइल का,
हमास का, तो जाहिर सी बात है एक डिस्टरबेंस होगा उधर। बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल। देखेंगे तो जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, लिबनान हो गया, इधर इजिप्ट हो गया। ये भी ऐसा नहीं है कि इजराइल के फेवर में रहेंगे, ये भी जब रहेंगे तो हमास के फेवर में रहेंगे। और रूट यही है पूरा का पूरा, बिल्कुल। सामान आने का जाने का। अभी आपने सुना होगा कि एक रूट बना है जो ईरान हाँ, होते हुए भारत तक सामान आएगा, बिज़नेस। तो फिर चाइना तक भी जाएगा, रसिया जी, के जी। द्वारा एक रूट बना है। फिर अभी नया रूट की जो बात चल रही है, अभी G20 में जो हुई है, वो भी इसी तरीके से, इसी रास्ते से होकर के जाना है। जी, तो जी। अब समस्या ये आ गई कि पहले का एग्जिस्टिंग रूट अगर ब्लॉक हुआ लड़ाई की वजह से और ये हाँ, लड़ाई बढ़ी, तो भाई 1-2 करोड़ वाले देश, 10-20 लाख वाले देश पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 140 हाँ। करोड़ वाले देश पे फर्क पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है ना, हम 140 करोड़ के देश हैं। ठीक है, हमारे पे फर्क पड़ेगा तो मतलब आप मान करके चलिए बांग्लादेश पे भी फर्क पड़ेगा। हमारे पे बिल्कुल, फर्क पड़ेगा तो आप मान करके चलिए कि चाइना पे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। तो पूरे दुनिया का जो सप्लाई ऑर्डर है, अगर वो डिस्टर्ब हुआ तो इस लड़ाई के क्या परिणाम होंगे वह तो छोड़ दीजिए, दुनिया पे इसका इंपैक्ट बिना लड़ाई में शामिल हुए, बिना किसी की तरफ से गोला बारूद चलाए हुए, दुनिया में एक अलग तरीके की तबाही देखने को मिलेगी। ये एक मैं सीरियस नोट पे बता रहा हूं। अब इस जी, जी। लड़ाई में हो क्या रहा है, हमास ने फेंका बम, उसमें बहुत सारे इजराइल के लोग मर गए, जाहिर सी बात है इजराइल रिएक्ट करेगा। हाँ। लेकिन आज जो हुआ उसके बारे में इजराइल इतना जल्दी नहीं सोच पाया था, क्योंकि लेबनान की तरफ से भी रॉकेट छोड़े गए हैं और उधर भी एयर स्ट्राइक हुआ है। अब आप सोचिए, अच्छा देखिए, इजराइल में लोगों के अंदर एकता कह सकते हो, इजराइल का सभी जितने भी नागरिक होते हैं सबको सैन्य प्रशिक्षण मिलता है। हाँ, वो वहां तो का बचपन विपक्ष से। का जो, वहां का जो प्रधानमंत्री अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले था, उसने जी, जी। हथियार उठा लिया। उसने कहा हाँ, हम हाँ। लड़ेंगे इजराइल के लिए, अब समय आ गया हमास को खत्म करने का। जी, अब जी। हमास के ऊपर जब तगड़े से हमला होगा तो ईरान कैसे मदद करेगा? क्या ईरान सैन्य मदद करेगा? ईरान क्या सैनिकों को भेजेगा? ईरान क्या करने वाला है? ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अभी हाल में बता दूं कि ईरान का लगभग 12 लाख हथियार, गोला बारूद, AK-47 पकड़ा था अमेरिका ने, जो इसी एरिया में डंप करने जा रहा था। चूंकि इंटरनेशनली वो बैन है, इसलिए लोग समुद्र में पकड़ लिए थे और जब्त कर लिए थे। उसका फिर कोर्ट कानून भी चला, उसमें भी वो छूटा नहीं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि इजराइल का जो सिस्टम है, या इजराइल के पास जो सैन्य ताकत है, क्या वो अगर एक साथ जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, ईरान, इराक ये सब हमला करते हैं तो उसको झेल पाएगा? और अगर ये एक साथ हमला करते हैं तो वर्ल्ड में कौन कौन सा देश अपना हथियार लेकर के डायरेक्ट इजराइल के पक्ष में खड़ा होगा? एग्ज़ैक्टली, दिस इज़ द प्रॉब्लम ना, ये चीज़ सोचने वाली है ना? तब जाकर के समस्या बढ़ेगी, और तब जब समस्या बढ़ेगी तो सबसे बड़ी बात जो आएगी, अब ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन वैल्यू की बात यहां पे आएगी। जी। तो हमास ने तो जो करना है, हमास इसीलिए फेमस है, हमास का काम ही इसीलिए, उसकी स्थापना ही इन्हीं सब नेचरों से हुई है, जी, बिल्कुल। तो वो तो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जो उनको समर्थन दे रहे हैं और जो उनको विरोध कर रहे हैं, वो यूक्रेन और रशिया युद्ध में भी वही लोग हैं जी। और अन्य जगह पे भी वही लोग हैं। आप ट्विटर खोल करके देख लीजिए, आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा जी, जी, जी। कि इजराइल का कौन समर्थन कर रहा है, हमास का कौन समर्थन कर रहा है। तो यहां लड़ाई आ गई है धार्मिक एंगल पे। हाँ, एग्ज़ैक्टली। और जब देखिए, यूक्रेन की लड़ाई अलग थी, ये लड़ाई अब धार्मिक एंगल पे आ गई। और जब कोई लड़ाई धार्मिक एंगल पे आ जाती है तो जाहिर सी बात है कि वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। मिलते हैं। जी। मैं एक चीज़ और भी जानना चाह रही हूँ, जिस तरीके से आपने कहा कि आप तुर्की को देख लीजिए, रूस को देख लीजिए, बातचीत करके कह रहे हैं कि आप बीच का रास्ता निकालिए। लेकिन कतर ने जो है इज़राइलियों को कह दिया है कि आपने उनके साथ गलत किया है, उन्हें गलत ठहरा रहे हैं। हम्म। इसी तरीके से आज आपने देखा होगा कि लेबनान ने भी उन पे अटैक किया है। देखिए, मुस्लिम जब ऑटोमन साम्राज्य खत्म हुआ और उसके बाद
तुर्की बना, ये वो इतना तो सब दर्शक जानते ही हैं। मैं एक बात बता दूं, मुस्लिमों का कभी चौधरी था तुर्की, खलीफा पद्धति का जब पूरे दुनिया में ये सब सारी चीजें चल रही थी। आप सोचिए कि महात्मा गांधी के आह्वान पे लोग खिलाफत आंदोलन में भारत से भी शामिल हुए थे, जबकि भारत का कोई लेना देना नहीं था उससे। किस बेस पे था? सिर्फ रिलीजन के बेस पे, सिर्फ धर्म के बेस पे। अब तुर्की अपने को खलीफा बताता है कि हम मुसलमानों के खलीफा हैं, और अरब वर्ल्ड में सऊदी कहता है कि हम मुसलमानों के खलीफा हैं। आईओसी जो है आज के डेट में वो सऊदी के कब्जे में, ठीक है, आईओसी में सऊदी की चलती है। आप एक तरीके से मान लीजिए कि जिसके पास पैसा है उसकी ताकत चलती है, उसका सिक्का चलता है, और जिसका सिक्का चलता है उसी का चलता है, फिर उसके बाद किसी का नहीं चलता है। तुर्की डायरेक्ट आईओसी के को समर्थन नहीं करना चाहता। देखिए दोनों चीजें है ना, रिलीजियस बेस तो चीजें हैं ही हैं, वो अपने यहां भी कुर्द वाला झेल ही रहे हैं सब, है ना। ईरान में वो बहुत सारी चीजें कर ही रहे हैं। ईरान के इलाके में, इराक के इलाके में जो कुर्द रहते हैं उनके ऊपर आए दिन बम विस्फोट सब सारी चीजें कर रहे हैं। अब समस्या जो ये है तुर्की की, कि तुर्की खुल के समर्थन नहीं कर सकता है, डायरेक्ट कह नहीं सकता, क्योंकि तुर्की भी नाटो का मेंबर है। जी जी बिल्कुल, प्रॉब्लम यही आ रही है। और चौधरी भी है। हाँ। और तुर्की ईरान के पास जाना नहीं चाहता कि जो ईरान बोल रहा है वो मैं बोलूं। ये भी समस्या है जी, क्योंकि अभी इस लड़ाई में एक बात और सामने आएगी। जैसे मान लीजिए कि कतर वतर तो ठीक है, कतर के पास पैसा हो गया, हाँ, तो वो खुला इस तरीके के बहुत सारे आतंकी संगठनों को खुला जी, समर्थन करता है। लेकिन समस्या ये है ना कि इजराइल के समर्थन में अमेरिका खड़ा है, बगल में ही फ्रांस खड़ा है, बगल में ही जर्मनी खड़ा है, बगल में ही उसके ब्रिटेन खड़ा है। तो अगर बहुत लड़ाई बढ़ेगी ना तो ये वास्तव में थर्ड वर्ल्ड वार के तरह का स्वरूप ले लेगी ये लड़ाई। जी जी, एक चीज आपने बड़ी इंपॉर्टेंट कही। मैं समझती हूँ कि अल अक्सा जो मस्जिद है, इसको लेकर के पिछले न जाने कितने सालों से लड़ाई चल रही है। अब जो दुनिया बटी हुई लग रही है, थोड़ा सा इसको एलेबोरेट और कर दीजिए मेरे दर्शकों के लिए, ताकि वो समझ सकें कि कौन कौन लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और कौन कौन लोग जो है अपने कदम पीछे हटा रहे हैं। देखिए देशी मत समझिए इसको, आप इसको थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल में समझिए। जी, हिंदू है, उनका एक अलग अटैचमेंट है मोदी सरकार के आने के बाद इजराइल से। जी, ठीक है, उनका तो समर्थन खामखा है, ठीक, वो बहुत महत्व तो नहीं रखता। आप ट्विटर पे देख लीजिए ना, आई नो, नाम पढ़ लीजिए, वहां से समझ में आ जाएगा कौन किधर है कौन किधर है। इसी तरह पूरे दुनिया में क्रिश्चियन वर्ल्ड जितना है वो इजराइल के पीछे खड़ा है, यहूदी इजराइल के पीछे खड़ा है। जी, ठीक है, हिंदू भी इजराइल के पीछे खड़ा है, और जितने मुसलमान हैं वो सब हमास के पीछे खड़े। जी, ये फैक्ट फाइंडिंग है। अब उसमें कोई लिबरल हो वो बोल दे नहीं 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 इसने भी गलत किया उसने भी गलत किया, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, शांति से रहो शांति से रहो, है ऐसा कुछ नहीं। मुंह से बोलना और जो होना दोनों में एग्जैक्टली अंतर है। और मैं बता रहा हूं आपको, जी, इस्लाम के आने के बाद से तो ये लड़ाई है ही है। वहां ये लड़ाई किसी समय पे यहूदियों और ईसाइयों के बीच में चल रही थी, बहुत पहले से, बहुत पहले, है ना। मतलब अगर चलती रही तो फिर वो सोलोमन टेम्पल टूटता कैसे, हाँ, वेस्टर्न वॉल आती कैसे, फिर वेस्टर्न वॉल टूटती कैसे, अल अक्सा मस्जिद आती कैसे। मतलब ये जो लड़ाई है बहुत डिफरेंट टाइप की है। जी, तो इसलिए आप ये मान करके चलिए कि अमेरिका और अमेरिका के साथ के जितने देश हैं वो सब इजराइल के साथ हैं, अगर इसको देश के रूप में देखा जाए तो। लेकिन एक ऑर्डर और बन रहा है जो फ्री फंड का है, और उसका उसकी नींव जो रखी गई है वो यूक्रेन और रशिया युद्ध से रखी गई। इजराइल ने साफ साफ कहा है कि हम खड़े हैं
यूक्रेन ने साफ साफ कहा कि हम खड़े हैं इजराइल के साथ। उसके जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की, उसने बोल दिया। रसिया ने कुछ बोला नहीं है, झगड़ा खत्म करो भाई, झगड़ा लड़ाई मत करो, उसने कहा है। लेकिन इस पूरी लड़ाई में अगर मोरली भी किसी को सपोर्ट करना होगा तो रसिया हमास को सपोर्ट करेगा जी, क्योंकि इजराइल भी यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। देखिए, दुश्मन मतलब हाँ, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता जी, है ना। दुश्मन का जो दुश्मन है वो अपना दोस्त है। तो यहां कहानी ये हो गई है, कुछ लोग मतलब अब जैसे चाइना, आप चाहेंगे इजराइल के पक्ष में खड़ा हो, नहीं होगा। आप चाहेंगे कि उत्तर कोरिया चाइना इजराइल के पक्ष में खड़ा होगा, नहीं होगा। रसिया इजराइल के पक्ष में खड़ा होगा, नहीं होगा। तुर्की इजराइल के पक्ष में खड़ा होगा, नहीं होगा। ईरान नहीं खड़ा होगा, इजराइल नहीं, इराक नहीं खड़ा होगा, लेबनान नहीं खड़ा होगा, सीरिया नहीं खड़ा होगा, लीबिया नहीं खड़ा होगा, सऊदी, दुबई, पाकिस्तान, कोई नहीं खड़ा होगा, बांग्लादेश, ये कोई भी देश खड़ा नहीं होंगे इजराइल के पीछे। जी, जी, ये सब हमास के पीछे रहेंगे। या तो खुल के रहेंगे, या तो दबी जुबान रहेंगे, या तो बहुत आएंगे कहेंगे दोनों दोनों शांत रहो, शांत रहो, बस। जी, जी। ये एक लड़ाई चीज, इस दिशा में पड़ रही है। लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि पूरी दुनिया से अब तक यूएन में मीटिंग हो जानी चाहिए थी इस बात के लिए, और साथ के साथ पूरे दुनिया के नेताओं को इस बात पे, छोड़ दीजिए आप अल-अक्सा मस्जिद और हमास और इजराइल, सबसे महत्वपूर्ण है कि लड़ाई बढ़ी तो सप्लाई चेन रुकेगी, और सप्लाई चेन रुकेगी तो जो तबाही मचेगी, इसको दुनिया का इसका आकलन करना पड़ेगा इस लड़ाई के बाद। क्योंकि आप ऐसे थोड़ी ना है, भारत ने बोला ना जी, हमारी जी, फ्लाइट सब कैंसिल, ठीक है। बहुत सारे देशों ने इजराइल जाने वाली फ्लाइट कैंसिल कर दी, इजराइल जाने वाली फ्लाइट कैंसिल कर दी आपने। और कल और भी देश अगर युद्ध में जाते हैं तो आप हर जगह से फ्लाइट कैंसिल करोगे। फ्लाइट कैंसिल करोगे तो भैया शिप कैसे भेज करके सामान ले जाओगे, ले आओगे? सही है। क्योंकि बगल में ही इजिप्ट है, और यहां की लड़ाई यहां से अगर बाधित होती है चीजें तो आप समझिएगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अफ्रीकन तो अभी यूक्रेन और रसिया युद्ध का झेल ही रहे हैं, क्योंकि फूड क्राइसिस सबसे ज्यादा वहीं होनी है जी। तो इसलिए मुझे नहीं लगा, मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड लीडर्स को इस पे बैठ करके, इनको टेबल पे बिठा कर समाना है, भाई लड़ाई झगड़ा करोगे तो ठीक है, जब बर्बाद होंगे लोग तो फिर सब लोग लड़ाई में कूदेंगे, चल भाई। ये समस्या है। अविनाश भाई, एक चीज जानना चाह रही हूँ जो आपकी बातों से रिफ्लेक्ट हो रही है, ये तीसरे इंतिफादा की जो शुरुआत, जिसे मतलब डिफाइन कर रहे हैं लोग, यानी कि पूरा मतलब वर्ल्ड एक तरह से हिल रहा है, शेकअप हो रहा है, तो ये तीसरे युद्ध की बात हो रही है जो आपने भी की है। बिल्कुल। देखिए क्यों होगा, जहां ये लड़ाई हो रही है ना, उस एरिया से बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया को चलाने के लिए तेल निकलता है। जी। तेल ही नहीं, बहुत बड़ी मात्रा में गैस निकलता है। और जो बड़ी मात्रा में इन दोनों चीजों को प्रोड्यूस करने वाला था, जिसका नाम है रसिया, जी, उसकी सप्लाई यूरोप में बंद है, समझिएगा। तो यूरोप कहां से सप्लाई लेता है? सारे इस्लामिक कंट्रियों से सप्लाई लेता है। जी, जी। और सप्लाई जाएगी कैसे? बम गिरता रहेगा, सप्लाई चलेगी? ऐसा हो सकता है? हाँ, सब चीजें बाधित होंगी ना इससे तो। ऐसा तो होगा नहीं। तो जब यह नहीं संभव होगा तो फिर एनर्जी क्राइसिस बढ़ेगी दुनिया में, और एनर्जी क्राइसिस बढ़ेगी तो लोग कहेंगे कि भाई ऐसे मरने से बढ़िया है कि चलो 10-20 बम जो रखे हैं काय के लिए रखे हैं, चलो फोड़ो। तब ये चीजें शुरू होंगी। हमको नहीं दिक्कत है, लेकिन भाई लड़ाई के बीच से सामान हम कैसे लेकर के आएंगे? हाँ, सही बात है ना। ईरान से रूट है हमारा, हमारा रशिया से भी संबंध है, हमारा यूरोप से भी संबंध है, हमारा अरब कंट्री से भी संबंध है, हमारा इजराइल से भी संबंध है। हमारा संबंध नहीं किसी से खराब है जी। लेकिन आप ये बताइए कि आपके घर 25-50 लोग लाठी लेकर के, डंडा लेकर के चला रहे हो, और आप हमको निमंत्रण पे भोजन के लिए बुलाएंगे तो हम खा पाएंगे कि आप खिला पाएंगे? जी, सही कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम 140 करोड़ हैं। जी।
हमारी जरूरतें बहुत हैं, हमको माल बेचना भी उसी रूट से, माल खरीदना भी है उसी रूट से। वेरी ऑब्वियस। वहां रूट की प्रॉब्लम नहीं थी यूक्रेन रसिया युद्ध में, तब भी पूरी दुनिया झेल गई। हाँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि बंद क्या हुआ था, बताइए ना, रसिया यूक्रेन युद्ध में क्या बंद हुआ था? सिर्फ सप्लाई लाइन बंद हुई थी, सिर्फ सप्लाई जी, चेन व्यवस्था बंद हुई थी, जी, जिसको बाद में दोनों देशों को एक टेबल पे बिठा करके तुर्की और अन्य देशों ने बिठा करके बोला कि भाई ऐसा गेहूं अपना बेचो तुम लोग, ये गेहूं मत ब्लॉक करो यार। अभी तब तो जाकर के प्रॉब्लम। आपको फूड क्राइसिस कम दिखाई दी पूरी दुनिया में। जी, जी, तब रसिया ने भी अपना गेहूं रिलीज किया कि ठीक है गेहूं बेचेंगे, और यूक्रेन ने भी अपना गेहूं रिलीज किया, अन्य सारे खाद्य पदार्थ। लेकिन आज भी पूरी दुनिया इस लड़ाई की वजह से फर्टिलाइजर के क्राइसिस को झेल रही है, क्योंकि इन्हीं जी, दोनों कंट्रियों से सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर आते थे, बिल्कुल। और एग्रीकल्चर के लिए वो जरूरी है। तो ये कह देना कि नहीं इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये बड़ बोलापन होगा। इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा जिसका असेसमेंट दुनिया नहीं कर पाएगी अगर ये लड़ाई बिल्कुल, बढ़ी बिल्कुल। तो। और ये जी, लड़ाई जी, यहीं खत्म हो गई, यहीं पे सारी चीजें ठीक है, उनके 2-4 हजार मर गए, इनके 100-200-500 मर गए, इसी पे लड़ाई खत्म हो गई तब तो ठीक है। लेकिन अगर लोग देश कूदेंगे इसमें, तो आप समझ लीजिए कि इसके परिणाम तो इजराइल और हमास और फिलिस्तीन को छोड़ दीजिए आप, वो तो जी। लड़ ही रहे हैं, पूरे दुनिया पे पड़ेगा इसका इम्पैक्ट। पूरा चाइना माल उसी रूट से बेचता है, उसी पैक उपैक जी, जितना बना रहा है सब क्या करना है, उधर से ही तो जाकर के फिर उधर से पाकिस्तान के रास्ते भी तो जाकर के उसी रूट से बिकना है सामान। जी, कहां जी, भेजोगे? सुएज कैनाल के रूट से ही तो भेजोगे ना सामान। भारत भी जी। मंगाएगा तो ईरान के रास्ते ही मंगाएगा ना, तो कैसे होगा फिर? ये समस्या है। अविनाश भाई, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी और मैं कहूँ कि एकदम विस्तृत इसके रीज़नों पे आपने बताया मेरे दर्शकों को। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका मेरे चैनल के लिए समय निकालने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम।